हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हमने जो उत्तराखंड के टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट 5th है। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूके पीसीएस के हों या यूके एसएससी के हों, तो सभी के लिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है। यूके पीसीएस का जो अपर वाला एग्ज़ाम है, प्रॉपर पीसीएस वाला, वो फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। दूसरी ओर बात करते हैं 23 जनवरी में जो है आर ओ वाला पेपर होना लगभग बिल्कुल तय है। फिर बात करते हैं आर ओ के लिए जो सचिवालय वाली पोस्टें हैं, उसका नोटिफिकेशन आप 15 जनवरी तक देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यूके एसएससी के बारे में। अभी यहाँ पर काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो उत्तराखंड कांस्टेबल वाला हो या फिर उत्तराखंड एसआई वाला हो। दूसरी तरफ बात करते हैं लेखपाल और पटवारी वाला एग्ज़ाम भी अभी होना बाकी है। तो सभी के लिए यह जो है वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर यह हुआ था कण्व आश्रम में। यहाँ पर बात करते हैं प्राचीन काल में यहाँ पर दो आश्रम थे। एक तो यहाँ पर था बद्रिकाश्रम और दूसरा था यहाँ पर कण्व आश्रम। ये दोनों ही आश्रम जो हैं प्रसिद्ध विद्यापीठ के रूप में प्राचीन काल में प्रसिद्ध थे। यहाँ पर बात करते हैं कण्व आश्रम के बारे में। तो यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला, इन दोनों के ही प्रेम प्रसंग के कारण यह जो है आश्रम प्रसिद्ध है। और इन्हीं दोनों का यहाँ पर पुत्र था सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर कण्व आश्रम। तो इतने फैक्ट हमने यहाँ पर जाने। हमारे देश का जो भारत नाम है वो पड़ा है सम्राट भरत के नाम पर, जिनका जन्म कण्व आश्रम में हुआ था। और इनके जो माता पिता थे वो थे दुष्यंत और शकुंतला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। यहाँ पर जो इनकी राजधानी थी वो थी यहाँ पर श्रीनगर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी, सुबाहु की राजधानी थी यहाँ पर श्रीनगर। अगर हम और डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं तो महाभारत के वन पर्व में यहाँ पर दो जातियों के बारे में वर्णन किया गया है। एक तो यहाँ पर है पुलिंद, जिसको हम कुणित भी कहते हैं, पुलिंद को ही कुणित कहा जाता है। और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पर वो है किरात जातियाँ। इन दो जातियों का यहाँ पर वर्णन है महाभारत के वन पर्व में। फिर हम बात करते हैं राजा सुबाहु के बारे में। तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी यहाँ पर श्रीनगर। और इन्होंने ही यहाँ पर पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले जो राजा थे यहाँ पर वो थे पुलिंद राजा सुबाहु। तो इतने फैक्ट हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में जाने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ पर है? यहाँ पर यह जो किला है ये अल्मोड़ा में है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। यह जो किला है वो अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर बात करें तो 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर यहाँ पर नेथड़ा देवी मंदिर भी है। तो यहाँ पर हमने दो फैक्ट अब तक देखे हैं। जो नेथड़ा देवी मंदिर है ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और जो किले हैं उनके बारे में, तो पहला जो हमारे पास किला है वो है खग मरा का किला। यह जो किला किसने बनाया था? यह बनवाया था भीष्म चंद्र ने। भीष्म चंद्र ने यह किला बनवाया था। यह किला भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। नेक्स्ट जो हमारे पास किला है वो है मल्ला महल किला। यह जो किला है यह किला बनवाया था कल्याण चंद ने। यह भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारे पास किला है वो है राजबुग्गा किला। राजबुग्गा किला, यह किला सोमचंद्र ने बनवाया था।
फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास वह है सिरमौही का किला। यह जो किला लोहा घाट में स्थित है, तहसील जो है लोहा घाट है वहाँ पर ये स्थित है। सिरमौली एक गांव है वहाँ पर ये स्थित है, सिरमौही का किला। फिर जो हमारे पास जो है बाणासुर का किला। यह जो किला चंपावत जिले में स्थित है। तो इतने किले हमने यहाँ पर देखे। खगमगा का जो किला है वो विषम चंद्र ने बनवाया था, अल्मोड़ा में स्थित है। मल्ला महल का किला कल्याण चंद्र ने बनवाया था जो अल्मोड़ा में स्थित है। राजबुग्गा का किला सोमचंद्र ने बनवाया था। सिरमौही का किला वो लोहा घाट में है। और बाणासुर का किला जो है वो चंपावत में है। इसका जो निर्माण है वो बाणासुर नामक दैत्य ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये किला बनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करते हैं? तो यह पुष्टि करते हैं यक्षों के निवास की। तो अल्मोड़ा में है जाखन देवी मंदिर और यह यक्षों के निवास की पुष्टि करते हैं। यहाँ पर ये इतना ही फैक्ट था इस प्रश्न के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि कनकपाल निम्न में से किस राजवंश का शासक था? तो यह सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर पवार वंश का। कनकपाल जो है पवार वंश के शासक थे और कनकपाल ने ही पवार वंश की नींव रखी थी और अंत तक यानी 1949 तक पवार वंश का ही शासक रहा है। फिर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब की थी। तो 688 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी चांदपुर गढ़ में, जो अब चमोली जिसको हम बोलते हैं। चांदपुर गढ़ में इस वंश की स्थापना की गई थी। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर पवार वंश। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि किसे कुमायूं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो मोहम्मद तुगलक जो कहा जाता है वो कहा जाता है देवी चंद्र को। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। थोड़ा बहुत जानते हैं यहाँ पर चंद्रवंश के बारे में। चंद्रवंश की जो स्थापना कुमायूं में की गई थी वो कत्यूरी शासन के बाद की थी सोमचंद्र ने। सोमचंद्र ने चंद्रवंश की स्थापना की थी 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में। तो इतना जाना हमने यहाँ पर चंद्रवंश के बारे में। इसकी स्थापना किसने की थी? सोमचंद्र ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो जो इनका चिन्ह था वो था यहाँ पर गाय, इनका जो है राज्य चिन्ह था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी? इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ज्ञानचंद ने। सी इसका सही उत्तर है यहाँ पर, ज्ञानचंद ने नंदा देवी की स्थापना करवाई थी। यहाँ पर बात करते हैं जगत चंद्र का शासनकाल को। यहाँ पर जगत चंद्र के शासनकाल को कुमायूं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनका जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1708 से 1720 तक और इन्हीं के शासनकाल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है कुमायूं का। तो इतना जाना हमने यहाँ पर चंद्रवंश के बारे में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ज्ञानचंद सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? इनकी जो यहाँ पर भाषा थी वो थी यहाँ पर संस्कृत। राजभाषा की बात करते हैं तो वो संस्कृत थी। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं लोक भाषा की तो कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उसकी यहाँ पर लोक भाषा थी यहाँ पर पाली। पाली की लोक भाषा थी और राजभाषा जो थी वो थी संस्कृत। इनके राज्य को धर्म राज्य भी कहा जाता है क्योंकि इनके राज्यों ने ऐसे बहुत से कल्याणकारी कार्य किए हैं जिनसे इनकी प्रजा को यहाँ पर सहूलियत मिली थी रहने के लिए। इन्होंने अनेक पुलों और सड़कों की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर कर रखी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ था?
तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर शंकराचार्य। इसका सही उत्तर है यहाँ पर ए। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में गुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड पहुँचते हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने का कार्य किया था। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने का कार्य किया है शंकराचार्य जी ने, और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना को इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इनकी निभाई थी पूरे भारत में ही। यदि हम बात करते हैं इसी क्रम में इन्होंने यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार भी किया था। तो 2 मंदिर का पुनरुद्धार इन्होंने किया था शंकराचार्य ने, बद्रीनाथ और केदारनाथ, और ज्योतिर्मठ की इन्होंने स्थापना की थी। ज्योतिर्मठ की इन्होंने स्थापना की और 1820 में केदारनाथ में इन्होंने अपना जो है शरीर त्याग दिया था। तो उसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर शंकराचार्य। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ यहाँ पर इन्होंने इन मंदिरों का जो है पुनरुद्धार भी किया था और ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। 1820 ईस्वी में ये शरीर त्यागते हैं केदारनाथ में। तो इतना फैक्ट हमने जाना शंकराचार्य जी के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी चंद्र शासकों के द्वारा। चंद्र शासकों के शासनकाल में कुमायूं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य किया गया था ग्राम प्रधानों के द्वारा। जो चंद्र शासकों ने जो है ग्रामों पर विशेष ध्यान दिया था, ग्रामों पर विशेष ध्यान दिया था इन्होंने। यदि हम बात करते हैं चंद्र शासकों के शासनकाल में कुमायूं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य किया गया था चंद्र शासकों के द्वारा, और ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा भी शुरू की थी चंद्र शासकों के द्वारा। इस समय संपूर्ण कुमायूं क्षेत्र में जो है उन्नति के लिए बहुत सारे कार्य किए गए थे, स्पेशली गाँव में। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर चंद्र शासकों के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति समकालीन थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर मौर्यों के। मौर्यों के प्रथम राजनीतिक शक्ति समकालीन थी मौर्यों के। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि वो कौन सी प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, तो वो थे यहाँ पर कुणिद शासक। कुणिद शासक मौर्यों के समकालीन थे और प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी वो थी कुणिद। यहाँ पर बात करते हैं कि देहरादून के आसपास का जो रीजन है वो यमुना और टोंस नदियों के संगम पर एक स्थान है यहाँ पर देहरादून में कालसी। कालसी से प्राप्त अभिलेख से हम यह प्रमाण प्राप्त करते हैं कि अशोक के क्षेत्र में यानी मौर्यों के क्षेत्र में ये जो रीजन था उनके शासन के अंडर आ रहा था। यहाँ पर इस क्षेत्र के जो निवासी थे वो पुलिंद, और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया था। अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया था इस क्षेत्र के लिए, और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस कालसी अभिलेख से ही हम यह प्रमाणित करते हैं कि मौर्यों के अंडर में उस समय उत्तराखंड का शासन हो रहा था। सही उत्तर यहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, और प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी वो थी यहाँ पर कुणिद। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि तपोवन में किसने तपस्या की थी। जो तपोवन में जो तपस्या की थी वो की थी यहाँ पर लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने तपोवन में तपस्या की थी। यदि यहाँ पर बात करते हैं तपोवन कहाँ पर है, तो यह टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल में यह क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। यदि हम दूसरी ओर बात करते हैं राम के बारे में, तो राम जी ने कहाँ पर तपस्या की थी। इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में राम जी ने तपस्या की थी, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राम जी का एक मंदिर भी है, और देवप्रयाग में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इन्होंने अपने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। तो इतना फैक्ट हमने जाना यहाँ पर राम और लक्ष्मण जी के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो यह है कि पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था। तो वो शब्द था होता है हिमवंत। तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में कहा गया है उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए हिमवंत। दूसरी ओर बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में देवभूमि उत्तराखंड के लिए
इसके लिए नाम प्रयुक्त किया गया है देवभूमि उत्तराखंड में। फिर दूसरी ओर बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको उत्तर कुरु के निवास के कारण जो है यहाँ पर उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर स्कंद पुराण की बात करते हैं। स्कंद पुराण में यहाँ पर 2 भागों में पूरे रीजन को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं हरिद्वार से और हिमालय तक के जो क्षेत्र था उसको यहाँ पर बोलते थे केदार खंड। फिर दूसरी ओर बात करते हैं नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत तक, तो इसको बोलते थे मानस खंड। तो इतने नामों से विभिन्न वेदों में या पुराणों में उत्तराखंड के लिए नामों का प्रयोग किया गया है। और बौद्ध साहित्य में यानी पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में हिमवंत नाम का प्रयोग किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। तो इन्होंने जो त्याग किया था वो किया था यहाँ पर 1820 ईस्वी में। सी इसका डी इसका सही उत्तर होगा। 1820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। और इनका जो आगमन हुआ था उत्तराखंड में उस समय जो शासन था वो था कार्तिकेयपुर राजवंश का। कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन था। 1820 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पर देहांत होता था? इनका देहांत हुआ था केदारनाथ में। और हिंदू धर्म के उत्थान को इन्होंने किया था और बौद्ध धर्म के प्रभाव को इन्होंने कम करने के लिए हिंदू धर्म के 2 मंदिरों का यहाँ पर पुनरुद्धार भी किया था, बद्रीनाथ का मंदिर और केदारनाथ का मंदिर। और दूसरा बात करते हैं इन्होंने यहाँ पर ज्योतिर्मठ की भी स्थापना की थी उत्तराखंड के अंदर ही। तो इतना महत्वपूर्ण है यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।